ठीक है, तो कल के वीडियो में से किसी को कुछ पूछना है? C8 जो है नर्व होती है, C8 वर्टेब्रे नहीं होता। ठीक है। हाँ। तो देर आर नर्व्स, then there are vertebrae, vertebrae are the bones। ठीक है, करनिए अब भी ज्यादा है। आपने मेगा वीडियो ऑन किया थे, पहले यहाँ पे सुनिए। ओके। तो हमारी जो वर्टेब्रे है दे आर बोन्स, बोन्स के अंदर से नर्व्स निकल रही है। ठीक है। तो C7 और T1 के बीच में से एक और नर्व निकलती है विच इज C8। तो वर्टेब्रे आपके 7 है। ठीक है। और जो नर्व्स है वो 8 है। तो वो मैं 8 नर्व वहां पे ऐसे बात कर रही थी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक, दो दांत। अब आप सबके पास बुक्स आ गई हैं। ठीक है, उसमें ना आप लोग हैंडबुक 1 खोलिए। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल रही हूँ अभी, मैं स्क्रीन पे। अच्छा, टीवी चल नहीं रहा आज हमारा। टीवी चलने पास मैं ये करूँ पकड़ नहीं रहा। क्या नीचे से बाइक का ये वो मैंने देख लिया, सबसे पहले वही देखा। हाँ। ठीक है बस। मैम कौन सी बुक खोल ली है? हैंडबुक 1। ठीक है। आप लोग भी ना, जितने भी यहाँ पे बैठे हो, सबके सब अपने फोन से ऑनलाइन ज्वाइन कर लो तो आपके स्क्रीन पे बुक आ जाएगी। और अपने आप को म्यूट रखना, नहीं तो इको होगा क्लास में। लखन ने ज्वाइन कर लिया, आप फिर से करिए, आ जाएगा मेरे पास। हम्म। हाँ जी। डिप्रेशन is a we are blind pressure. हाँ। Some way or the other, we are by we see it. But then what the colors are color we are on or like so how is that? Is that we disconnect from देखो, एक चीज को समझो, न्यूज हो जाएगा। कहते हमारी जो बॉडी है ना, उसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपके अर्थ के चारों तरफ भी है। क्लियर? अब जो है अर्थ के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये कर क्या रही है? जो सोलर विंड्स आती है उसको तो अंदर नहीं आने देते, रिजेक्ट करती है। लेकिन जो फेवरेबल एनर्जीज है उनको रिसीव करती है, सो दैट लाइफ कैन हैपन ऑन अर्थ। ठीक है। तो उन्हीं जो रेस जो अर्थ के अंदर एंटर करती है, अगर आप उसको एक्सक्यूज मी देखोगे। मैम, मैम पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर बताओगे? कुछ बताने लग गई हूँ यहाँ से, अभी नहीं बता रही। अभी मैं उस पेज पर आएंगे। आगे ओके। तो जो आप रोज को देखते हो, किससे देखते हैं हम? मुझे नाम नहीं याद आ। कलर्स को जब हम देखते हैं तो लेंस को कुछ और बोलते हैं। उससे जब आप कलर्स को, सन रेज को देखते हैं तो यू सी 7 कलर्स। तो ईच कलर इज हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी। ठीक है। और ये सारी एनर्जीज
यस। और ये सारी एनर्जीज जो है हमारी ऑर्गन्स की हैं। एवरी ऑर्गन इज हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी। जब आप आगे, अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं बताया, आगे जाके मैं बताती। हर ऑर्गन की एक डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, उस डिफरेंट एनर्जी का अपना एक कलर है। ओके। तो जब हम स्किन पे वो वाला कलर अप्लाई करते हैं तो वो वाली जो एनर्जी है बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से आपका कलर थेरेपी का इट्स बेस्ड ऑन द सन रेज। और इस वजह से मैंने हमेशा कहा कि जो सनलाइट में या ड्यूरिंग द डे आपका कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करे। इन द डार्क ट्यूबलाइट में भी काम करेगा। ठीक है, अब 0 डिग्री 0 वॉट का बल्ब लगाओगे तो कितना काम करेगा? 20%, 10%। और एकदम कंप्लीट डार्कनेस होगा तो कोई काम नहीं कर। ठीक है, आपकी बॉडी में नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। यहाँ पे विजिबल नहीं है, आपके फोन पर आ गई है। देखिए, 113, हैंडबुक 1 में पेज नंबर 113। ओके। ये आप इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर मैं एक इस वर्टेब्रे दिखाऊं तो ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका। ठीक है, इसमें इसके चारों तरफ ना इस तरह से आगे से ऐसे लाइक दिस आपके चारों तरफ इस तरह से वर्टेब्रे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइल। स्पॉन्डाइल मीन्स इट्स स्पाइकी, कांटेदार सा दिखता है। देखो ना, चारों तरफ से उभर के बाहर आ रहे हैं। तो बाहर जब आप अपनी बैक में इस तरह से करोगे तो आपको महसूस होगा। तो इनके बीच में से नर्व्स निकल कर आती है। इनके बीच में से लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और ये आगे आपके बॉडी के ऑर्गन्स में को पहुंचते जाते। ठीक है, तो ये नर्व्स हमें ये देखना है कि C1 C2 कहाँ है आपका। मैम एक सेकंड, जो हमारी नर्व्स होती है वो यहाँ से जा, हाँ। तो जब ये सीधी जा रही है और राइट और लेफ्ट भी जा रही है, तो ये सीधी वाली ही मुड़ के राइट लेफ्ट जाती है या राइट लेफ्ट वाली कैसे उसी बीच में से कनेक्ट हो गई? आप ये मेरा डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, लेफ्ट से भी जा रही है, राइट से भी जा रही है, नीचे ऊपर भी जा रही है। नीचे ऊपर नहीं जाते, बेसिकली इस तरह से घूम के आगे आते हैं। इसको मेगामी कहते हैं, मेगामाई। यू नो, मीन्स वो इस तरह से आगे आगे। तो ये आपकी जो नर्व्स होती है ना, दे आर द सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व। एक ब्रेन के ऊपर पास मैसेज लेके जा रही, एक ब्रेन से मैसेज लेकर। तो ये सीधी वाली अलग होती है और राइट लेफ्ट वाली अलग? जो सीधी ब्रेन से निकल के आपके ट्यूब के अंदर गई। अच्छा। ठीक है, अब ट्यूब के अंदर जो गई, अब सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे आपका देखो C2 C1 है, दिख रहे हैं इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे जब आई तो यहाँ से जो है इस तरह से, यहाँ से सीधी जा रही है, वो नीचे तक जा रही है। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ निकल के इधर से आ गई। तो अगर वो C2 में जा रही है तो ये सारा हिस्से पे जो मैसेज आ रहा है ब्रेन से, वो C2 से आ रहा है, C3 से। फिर आप देखो C3 आपका ये एरिया, C4 ये एरिया। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट बोले यहाँ पर और यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि C3 C4 में प्रॉब्लम है। अब आपने देखा कि शोल्डर पेन है। ठीक है, हमने कहा शोल्डर के लिए ये वाला कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करो। अब आप उसके आगे सोचोगे तो आपको ये पता है कि यहाँ पे पेन का मैसेज ब्रेन से कौन लाएगा? नर्व्स लाएंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी नर्व आती है। तो हैंडबुक 1 आपकी डेस्क पर हमेशा होगी। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि भी कहाँ दर्द है। इस तरह भी पीछे भी हो सकता है, पीछे से भी आ रही है, आगे से भी है।
यहाँ से होकर ऐसे आ इस तरह से ऐसे, तो पेशेंट यहाँ पे भी बोल सकता है, यहाँ पे भी बोल सकता है। ये देखूंगा बोल रहे हैं C3 C4। फिर अगर यहाँ पर आ गए तो ये C5 है। ठीक है, अब ये ट्रेवल करके इतने एरिया में आ गए। ठीक है, तो वो देखो वहां पे आपका ये C6 7 8 आ रहा है। ये सारा आपका क्या है, C5 है। ये अंगूठे की तरह। हाथों में 3 प्रकार की नर्व होती है, एक होता है रेडियल नर्व, एक होता है अल्नर नर्व, ठीक है, और एक बिटवीन मीडियन नर्व। ठीक है, तो आपके देखो अल्नर नर्व, वो रेडियल नर्व में पे जो है आपकी कौन सी नर्व जा रही है, C3 4। ठीक है, तो अगर इस एरिया में पेन है, अब आप कहोगे कि इतना माइन्यूटली कैसे हम देखेंगे, है ना। कई बार पेशेंट नहीं बता पाता कि कहाँ पे इस तरफ पेन है, इस तरफ पेन है। ठीक है, उसमें फिर आप क्या करेंगे, उसमें अब आप नीचे जाइए, यहाँ पर ये आपके बोन्स लिखिए, हम बोन्स पे नहीं जा रहे, नर्व्स चाहिए। अब देखिए कहाँ पे है आपकी स्पाइनल नर्व्स, यहाँ पे लिखी। अब इसमें आप देखिए C3 C4 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये वाले जॉइंट को जब आप ट्विस्ट करके देखोगे तो पेशेंट को हाथ लगाते ही पेन आएगा ऐसे, ये पेनफुल है, ये पेनफुल है। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, C3 C4 पर है। अब C3 C4 का जॉइंट कहाँ पर है, स्मॉल फिंगर के सेंटर जॉइंट पर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेथी दाना लगा दीजिए। अभी तो आगे मैग्नेट लगाना सीखेंगे, फिर प्रोटोकॉल बनाएंगे। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई बैक पेन को लेकर आए, सर्वाइकल है, लंबर है, थोरैसिक है, तो ये वाला जो पेज है वो खोलकर हैंडबुक में आप देखेंगे कि कौन सी नर्व में। कई बार पेशेंट खुद ही बताता है मेरे L4 L5 में पेन है। ठीक है, अब L4 L5 पता है। मैम अगर आपने जो शोल्डर में पेन बताया वो पीछे की साइड में हो तो भी वही रहेगा, सेम सेम C3 C4। आप क्रॉस चेक ऐसे करके देख लो। ओके मैम। मैं अभी दिखाती हूँ, बैक साइड से भी दिखाती हूँ। ओके मैम। अब एक चीज पहले समझ लो, आपकी फिंगर्स में 3 जॉइंट्स हैं। यस मैम। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात पित्त और कफ। आपके सारे फिंगर्स पे एक वाता जॉइंट है, एक पित्त जॉइंट है, एक कफ जॉइंट। जो आपके फिंगर का ये वाला जॉइंट है, अपर वाला, दिस इज योर वात जॉइंट। ओके, दिस इज योर पित्त जॉइंट एंड दिस इज योर कफ जॉइंट। It will be easier for me. Henceforth, I will not say कि upper joint, lower joint. ठीक है, अगर मैं वाटर जॉइंट बोल रही हूँ मीन्स ये वाला जॉइंट, पित्त जॉइंट बोल रही हूँ ये वाला जॉइंट, कफ जॉइंट बोल रही हूँ ये वाला joint। ठीक है, तो अब देखिए C3 C4 कहाँ आता है, स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पर आता है। आप पहले ट्विस्ट करके देखो, कुछ ना कुछ पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, अच्छा लग रहा है। फिर आप क्या करेंगे, मेथी दाना लगा। फिंगर ट्विस्टिंग कितने लोगों ने की, किसका कर रहे मैंने हो? करा है मैम। मैम मैंने भी किया है। चलिए तो आप बताइए किसका किया। मैम मैंने मम्मा का किया था, तो मासी का भी किया था, हस्बैंड का भी किया था। अच्छा, शोल्डर पेन थी उनको, राइट फिंगर जो है ना, इसको किया था स्टार्ट। ये पॉइंट है ना जो बिल्कुल ऊपर वाला, इसको ट्विंक्स करके इसके ऊपर मेथी दाना लगाया था, बहुत रिलीफ मिला था। वेरी गुड, मासी तो बोल रहे थे कि मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा कि धक धक हो रहा कि हार्ट की बीट इधर ही चल रही है। मतलब बहुत रिलीफ मिला उनको। वेरी गुड। और थैंक किसी ने यू। क्या प्रैक्टिस किया बताइए। जहां पे एनर्जी की में इम्बैलेंस होगा वहीं पे चेंज होगा, सब जगह नहीं होगा।
पर आराम आया पेशेंट को? बहुत आराम आया, वेरी गुड। और बताइए, मैंने बेटे के किया था मैम। किसने बेटे का किया था? ममता मैम। ममता ने, हाँ जी। तो यस क्या मैम, प्रॉब्लम? उसको शोल्डर में पेन है पीछे मैम। अच्छा, तो आराम आया उसको? हाँ, उसको आराम आया मैम, हाँ मेथी दाना जी। यूज। हाँ देखो पार्टी तो लगाता है और एक अच्छी प्रोडक्ट क्या ग्रेट। यंग बच्चों को आजकल कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल है, ये कन्विंस हो गए तो मीन्स हो गया, बच्चों को तो जैसे मर्जी करना। सर्वाइकल पेन था तो विथ जॉइंट पे आपकी हैंडबुक 1 में ही दिया हुआ है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है रितिका? इस मैम मेरे हस्बैंड को ना सर्वाइकल पेन हो रहा है। हम्म, तो मैं 3 दिन से उनके यहाँ पे मेथी दाना लगा रही हूँ। और फिर आपने बोला था अगर सर्वाइकल है तो उन्हें लोअर बैक में भी हो रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे भी लगा रही हूँ 3 दिन से। तो उनको रिलीफ भी है। और जब सुबह मैं रिमूव करती हूँ ना वो टेप मेथी दाना का, तो वो बड़े होते हैं मेथी दाना भी और यहाँ पे चने दाना भी। तो अभी 3 दिन हो गए हैं तो रिलीफ है। और मुझे फिंगर ट्विस्टिंग वाली चीज पता नहीं थी, मतलब फिंगर ट्विस्टिंग तो मैं कर ही रही थी बिकॉज यू टोल्ड मी कि इट इज गुड फॉर जॉइंट्स। बट अभी जैसे आपने C3 C4 बताया है, तो अगर मैं उनकी फिंगर ट्विस्ट कर रही थी ना तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। सो आई थिंक वो उसी वजह से भी हो रहा था क्योंकि उन्हें सर्वाइकल में पेन गुड। और किसी का एक्सपीरियंस? शालू बताओ। यस मैम, मेरे हस्बैंड के शोल्डर में पेन हो रहा था तो मैं की थी तो उन्हें बहुत रिलीफ मिला था। कहाँ पर हो भाई, मुझे दिख नहीं गए। मैम वीडियो ऑन एक्चुअली करो। मुझे मैम एक्चुअली मुझे फीवर है तो इस वजह से मैं सुन रही हूँ और बीच बीच में आ रही हूँ। फीवर का बाद इलाज अभी बाकी बता देती हूँ। हाँ यस बताओ। मैम, बुक है मेरे पास, बाद बाकी मैं खोल के बैठी हूँ। हाँ, आपने अपने बच्चे का कैसे इलाज किया बताओ। मैम बच्चे का नहीं, मैं हस्बैंड का की थी, उनको ना अच्छा। शोल्डर में बहुत पेन था। हाँ, तो मैं उनको की थी, बहुत रिलीफ मिला था। और जो मेरा बेटा शिवांश है उसका तो ये कम हो गया है, ये गांठ जो था वो मैं लगाती हूँ मेथी दाना, तो उसमें फायदा है। वेरी गुड। यस लखन, मैम। आप एक्सक्यूज मी बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, गांठ के लिए कहाँ लगाना है? नहीं नहीं, गांठ जो है गले में है तो गले के गले में? कॉरेस्पॉन्डेंस पर, जहां कौन पे भी सी? गांठ हो, जहां पे भी गांठ हो वहां का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाओ। जैसे कुछ लोगों की यहाँ पे होती है, तो इसका मैम मेरे कॉरेस्पॉन्डेंस बेटे कहाँ को देखेंगे, जहाँ यहाँ पर? बेटे को कहाँ? जहाँ पे है, यहाँ कोई 7 गांठें हैं इधर। आप ऐसे अंगूठा रखेंगे उसका, जी मैम। ठीक है। अगर इस तरफ है तो आप कहाँ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, हम्म। इस तरफ मेथी दाना लगाएंगे। ठीक, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। हम्म, मैम चलिए पूरे पर भी तो लगा सकते हैं। लगा लो, पूरा ऐसे कवर कर दो, कर सकते हैं, करना चाहिए। यस मैम। कांता। यस मैम। हाँ, आपने किया किसी का इलाज? नहीं किया मैम, अभी शुरू नहीं किया। वही शुरू कर दो। ओके। नेक्स्ट क्लास में कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं किया, इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ, पूछो। मैम नोट्स में पता नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या क्या कवर करूं। अभी मैं आपको ना एक ड्रिलिंग स्टूडेंट के नोट्स दिखाती हूँ, पहले यस मुझे मैम, क्लास यस। करने दो। हाँ, और वो मैम मैं ना से बता क्लास देना। खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, फिर दिखाऊंगी कि ऐसा हो, पता चले आप सब ने कॉपी पेस्ट कर लिया, वो नहीं होना नो चाहिए। मैम, हम लोगों को कैसे पता चलेगा फिर, ऑनलाइन वालों को? अरे दिखाऊंगी, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा सिर्फ। ओके ओके, ठीक है मैम फिर। आप बताइए। खराटे बंद कर दिए? हाँ बंद। वेरी यहाँ गुड। लगाया था मैंने, लॉन्ग लगाए हाँ, और यहाँ पर पूरे इसमें वो नहीं था। वेरी गुड। भाई कैमरा क्यों नहीं लगाया मैंने?
ये आप मैम फीवर का बता देना। किसी को भी फीवर हो तो क्या करना है, फिंगर नंबर दोनों स्मॉल फिंगर, दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ इंडेक्स, अच्छा मैं तो दिखेंगे नहीं, आप नहीं दिख रहे हो मैम। बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ रिंग फिंगर, और राइट हैंड की रिंग फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर। इनके पित्त जॉइंट पर अभी ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, और ज्यादा फीवर है तो मेथी स्ट्रिप लगाइए। मैडम राइट हैंड मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। मैम मेथी स्ट्रिप चारों तरफ लगाना है ना? हाँ बेटा, ऐसे पूरा सर्कल। ओके। पित्त जॉइंट पर, क्योंकि फीवर जो है वो पित्त होता है, उसका नेचर पित्त है। बीच वाला पीठ होता है ना, नीचे वाला कफ। यस। ओके मैम। हाँ, मेथी दाना लगाइए। अभी ये देखो, मैं इनकी प्रवीण की पास लेके जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, माइक भी अभी मेरा, हाँ बताइए। यहाँ पे मैंने लौंग लगाई थी उनको, यहाँ पे इन्होंने लौंग लगाई, और यहाँ पे पूरे पे मेथी दाना। यहाँ पे पूरा मेथी दाना, खराटे खत्म कर दिए। आप ये सोचो, ये काम डॉक्टर्स नहीं कर पाते। मैम इसका मतलब इसका जो अप्लाई करना हो गया, एक तो नाक हो गया और एक गला हो, दोनों पे अप्लाई भाई किया, सांस लेने में, दोनों पे अप्लाई किया। हाँ सांस लेने में वो क्या है कि ब्लॉकेज है, तो सांस नहीं ले पाते। मैम फीवर के लिए बोथ इंडेक्स फिंगर और बोथ स्मॉल फिंगर। बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ स्मॉल मैम। फिंगर, और राइट हैंड की रिंग फिंगर। ठीक है, इन पे आप मेथी स्ट्रिप लगाएंगे, ब्लैक कलर से भी काम हो जाता है, बहुत माइल्ड है तो ब्लैक कलर का सर्कल बना दीजिए। ठीक है, ये मेथी दाना जो बताया है पांचों फिंगर पे, वो यहाँ लगता है। अच्छा बीच वाले, पित्त जॉइंट पर लगेगा। फीवर पित्त होता मैम है तो पित्त जॉइंट पर ही लगेगा। मैम ब्लैक ब्लैक कलर पूरा राउंड करके लगाना है। हाँ बेटा, ऐसे पूरा सर्कल। ब्लैक कलर। ओके ओके मैम। क्वेश्चन है, जब भी मैं अपने जस्ट मिनट कृतिका, हाँ जी। बहुत कुछ है बेटा, बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, होगा ये सब। हाँ जी कृतिका। हम जब अपने हस्बैंड के हाथ पे, जैसे वो ना गला भी खराब था, तो मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ, तो आई जस्ट पूरा कवर कर देती हूँ इसको। उसके बाद ना जस्ट लगाने के 2 सेकंड बाद ही लाइक नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, ही डजंट स्लीप वेल, एंड वो लगाने के बाद ही लाइक, मतलब वो एकदम सो जाते हैं विद इन 5-7 मिनट्स। और ये लगाने से ही हो रहा है, तो वो ही हैड अ क्वेश्चन कि तुम अपनी मैम से पूछना कि ऐसा हो क्यों रहा है। इट इज अ गुड साइन। मेरे क्लिनिक में जब मैं नीडल्स लगाती हूँ तो मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि सोने की कोशिश कर। अगर कभी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा रिजल्ट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी बॉडी काम हो जाती है, नींद नहीं होती है, बेसिकली वो ड्राउजीनेस होती है कि आपकी जो बॉडी है ना वो शांत हो गई है। ओके, तो इट इज अ वेरी गुड साइन, और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थोड़े से प्रिकॉशंस समझिए आपके। कल को जब आप प्रोफेशनली ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई पेशेंट बहुत दूर से चल के आ रहा है, हाफ रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करना है। प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं करना है। जो न्यूली मैरिड विमेन होती है उनसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कंसीव किया है तो एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं एक्यूप्रेशर से। तो बी केयरफुल कि उनका ट्रीटमेंट नहीं करना है।
और एनर्जी देने के बाद बॉडी रिलैक्स होती है, जैसे कि रितिका ने बताया। अगर बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो जब भी आप मेथी दाना लगाएंगे, आगे मैग्नेट भी लगाएंगे, तो मैग्नेट लगाते ही मालूम हो जाएगा कि ट्रीटमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ जी। मैंने अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जुकाम था, नाक से पानी बह रहा है। तो रात को मैंने उसको बताया कि यहाँ पे लौंग लगा है, और कुछ नहीं करा। लौंग लगा के सुबह पानी आना तो बंद हो गया। अगले दिन जुकाम भी खत्म होता है। लेकिन क्या उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए आपके लिए किसी भी चीज में? देखिए, ये वाला ट्रीटमेंट कर सकते हो, स्पेशली जब लेग्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, एब्डोमिनल एरिया का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अवॉइड करो। लंग्स मतलब कि किसी ऑर्गन का ट्रीटमेंट मत करो, इतने एरिया में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रिलैक्स हो भी गई। ठीक है। आगे ना मैं ये बताऊंगी प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करते कैसे, कि एक बच्चा बहुत हेल्दी पैदा हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है सिमरन बेटा, मुझे संजू का वो फीडबैक चाहिए आफ्टर द क्लास, टॉक टू मी। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि एकदम से कोई थका हुआ आ रहा है, हाफ रहा है, तो पहले रिलैक्स करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना। प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं करना। अब हम जो है कुछ ये बैक पेन का इशू दोबारा से देख रहे थे। तो अब आपके पास जो ये हैंड चार्ट होगा, सिंस ऑल ऑफ यू हैव गॉट द बुक्स, ठीक है, अब इस हैंड चार्ट से आप, अगर पेशेंट को नहीं पता कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है, उसने एमआरआई नहीं करवाई, एक्सरे नहीं करवाया, लेकिन वो कह रहा है मुझे बैक पेन है, लो बैक पेन है। ठीक है, आपको नहीं पता लो बैक पेन में सैक्रल भी आता है, कॉसिक्स भी आता है, लंबर भी आता है। तो आप क्या करेंगे, इस चार्ट को खोल कर रख देंगे, ओके, और फिंगर ट्विस्टिंग करेंगे। जिस जॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन हो वहां पे देख लेगा कौन सी नर्व्स आ गई। तो यहां से हम पेशेंट का एक्सरे भी कर सकते हैं, सिर्फ फिंगर ट्विस्टिंग को बहुत अच्छे से करके देखेंगे कि कितना वो उसको पेन है, और समझ जाना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसका इलाज आप करें। मायस्थेनियस ग्रेविस में उसके मसल्स डीजनरेट हो गए हैं, उनको उनका ट्रीटमेंट अपने सीनियर्स से करवाओ। नहीं, ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, वो कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होगा। तो जब आप सीनियर हो जाएंगे 1 साल के बाद, आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, अभी आप नहीं कर सकते। ले आइए। बस ये मैंने कल वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये चीजें कुछ मिसिंग हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद वी विल मूव ऑन टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ठीक है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेदा है क्या, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। तो पहले तो आप लोग बताइए क्या है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा भी मैं तीनों चीजों पे काम करता है, तो आप देखो। आयु स्टैंड्स फॉर एज। ठीक है, और कुछ। बात की बैलेंस। हाँ हाँ, बिल्कुल सबके सब सही बोल रहे हैं। आयुर्वेदा, वेद मीन्स ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, किसके बारे में, आयु में, आयु के बारे में। तो आयु इज नॉट द लाइफ, आयु इज द स्पैन ऑफ लाइफ एंड द वे यू शुड लिव। आपको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है कि आप हेल्दी रह सकते। ठीक है, वेदर के हिसाब से हमारे कपड़े चेंज होते,
ठीक है, वेदर के हिसाब से हमारा खान पान चेंज होता है, और जिस एरिया में आप रहते हैं, अब आजकल हम वेस्टर्न को की बहुत चीटिंग करते हैं, वी आर नॉट लिविंग इन दैट क्लाइमेट ना, तो हमें बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स वहां पे ज्यादा जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जुम्बा की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू, क्योंकि जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं वहां पे जो है वो यांग को, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए ज्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है। यहाँ पे तो इतनी गर्मी कि यहाँ से वहां तक वॉक करके जाएंगे तो पसीने आ गए, है ना। तो एक टीचेस यू द वे ऑफ लाइफ, how to live your life, and there has to be a balance between your mental body and physical body both, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो फिजिकली भी आप बीमार होंगे। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम फिजिकली फिट नहीं रह सकते, चाहे जितने काजू बादाम खा लो। रावण ने तो नाभि में अमृत रख लिया था तो भी कुछ नहीं हुआ, राइट। तो फिजिकल और मेंटल बॉडी दोनों के बीच में एक हार्मनी होना जरूरी है, और हमारा जो काम है वो भी ऐसा होना चाहिए। अभी आजकल क्या होता है कि बॉडी में मूवमेंट नहीं है, अब ऑनलाइन आ गए तो मैं भी एक ही जगह यहीं पे बैठती हूँ, यहीं से उठ के जा रही हूँ। जब ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी तो आई यूज टू रोटेट इन द क्लास, वो एक अपना मजा था। तो अभी क्या है कि फिजिकली मूवमेंट नहीं होगा, सारा प्रेशर कहाँ आ रहा है, मेंटल में, है ना। तो 4-6 घंटे के बाद शामत आती है शिवम की, जब वो मुझे तंग करता है, क्योंकि मेंटली मैं ज्यादा हाइपर हो गई, तो बैलेंस नहीं है ना। यही प्रॉब्लम हम सबके साथ है, हम लोग एसी रूम्स में बैठे हैं, मॉर्निंग टिल इवनिंग वी आर वर्किंग, लेकिन फिजिकली हमारा जो है देयर इज नो मूवमेंट, और उसको हम और ठंडा कर देते हैं। सबसे पहला रीजन यही है कि हम बीमार हैं। दूसरा, नेचर के साथ इन ट्यून रहना जरूरी है। देयर हैज टू बी अ हार्मनी विद द नेचर एंड योर बॉडी। तो इसके पहले कि सनराइज हो जाए उसके 2-2.5 घंटे पहले हमें उठ जाना चाहिए। अगर हम देर तक सो रहे हैं तो फिजिकल इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो सनराइज से पहले, अब हम उठते ही हम पलंग से उठ के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दैट्स नॉट अ राइट टाइम कि आप एक्सरसाइज करें। बहुत लोगों को लगता है कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए, अर्ली मॉर्निंग कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उस समय हमें सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए, हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। मेडिटेशन कैसे करेंगे? यू विल वॉच योर ब्रेथ। अब हम इनहेल करें, अब हम एक्सहेल करें। अब हमने इनहेल किया तो क्या हुआ, हमारा बॉडी ब्लोट हो गया, है ना, एक्सपेंशन आ गया। जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या करेंगे, बॉडी फ्लैट हो गया। तो जब आप वेदों को पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि हर सांस में आपका जीवन शुरू होता है, और हर जो जितनी बार सांसें बाहर जाती हैं उतनी बार आपकी मृत्यु होती है। अब सोचो एक दिन में आप कितनी बार जन्म लेते हो, कितनी बार मृत्यु होती है। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ इतना करने से, यू डू इट ओनली फॉर 5 मिनट्स। जो लोग पूरे दिन में बहुत ज्यादा मेंटली हाइपर हो जाते हैं या मेंटली थकान महसूस करते हैं, जिनको जो है इतना वर्कलोड की वजह से चिड़चिड़पना ज्यादा होता है ना, या स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस जिनका हाई होता है, इफ यू डू दिस ओनली 5 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यू विल सी द डिफरेंस। आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, और ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगा जो किसी भी सिगरेटिव मेडिसिन से नहीं मिलता। तो अगर किसी को नींद ना आती हो, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन या हाइपर एक्टिव हो मेंटली, तो उसे इस तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट्स बताने चाहिए। इसी से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देन लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर आल्सो मींस कि व्हेन द सन इज राइजिंग, हाँ जी, हाँ बैठ, कहाँ दी मैं?
लिविंग हार्मनी इन नेचर मैम। ओके, नाउ द सन इज राइजिंग। तो जैसे ही सनराइज होता है, हमारे आयुर्वेदा की टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जैसे ही सनराइज होगा आपकी जठर अग्नि उद्दीप्त हो जाएगी। मींस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में होता है। ठीक है, और ये होगा तो आप भोजन को खा के पचा सकते हैं। अगर ये ठीक नहीं होगा तो दर्द, कहते हैं कि पेट से सौंप लगा के डिजीजेस आते हैं। ठीक है, जठर, जठर, ठीक है, जठर अग्नि। और इंग्लिश में दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। ठीक है, तो ये सनराइज के हिसाब से उद्दीप्त होती है। इसलिए हमारे गांव में सुबह सुबह खाना बनता था प्रॉपर। ये नहीं कि आपने कॉर्नफ्लेक्स खा लिए और ये सब जो होता है, नहीं, प्रॉपर जो है रोटी सब्जी खाते थे, पराठे खाते थे, मक्खन खाते थे अच्छे से। उसके साथ अगर चाय पियोगे तो दूना कम फॉर एसिडिटी प्रॉब्लम, क्योंकि उस वो आपने खुद ही दी। नेवर हैव योर कप ऑफ टी अलोंग विद द फूड, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, चाहे वो मॉर्निंग का फूड है, आफ्टरनून का फूड है या इवनिंग का फूड है। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस, तो आप देखना आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवनिंग में आफ्टर 6 PM आपका जो है इनटेक ऑफ वाटर मिनिमम हो जाना चाहिए, अगर आपको यूरिन से रिलेटेड डिजीजेस नहीं चाहिए तो। ठीक है, और यूरिन रिलेटेड डिजीजेस का एक और बहुत अच्छा इलाज है कि whenever you are taking your meal properly, उसके बाद go and urinate, तो आपको यूरिन से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ये जो UTI हो जाता है, और फीमेल को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब नहीं होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, रात को उठ के जाना पड़ रहा है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 6 बजे के बाद आप मिनिमम पानी पियोगे, नहीं तो नहीं पियोगे। नंबर 2, जब भी आप खाना खाएंगे उसके बाद गो एंड यूरिनेट, तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? आयुर्वेद सिखाता है। वो ये कहता है कि जैसे नेचर चल रहा है उसके साथ हार्मनी में आ जाओ, और जब सनसेट हो रहा है, ठीक है, स्टॉप ईटिंग। और एकदम मिनिमम, मैम भूख लगी, यंग बच्चों को भूख लगेगी, जिसका पित्त बहुत अच्छा है उसको भी भूख लगेगी। आपको भूख लग रही है, खाना खाओ, लेकिन कोशिश करो कि कम खाना है और अर्ली डिनर तक। जितना देर से खाना खाओगे उतना नहीं पचेगा, जितना समय से खा लोगे उतना इजीली आपको फूड डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो इट इज हाउ यू लिव योर लाइफ। आयुर्वेदा, अगर एक आई एम हैविंग अ ग्रंथ टेक्स्ट बुक ऑन आयुर्वेदा, यू विल बी सरप्राइज, उसमें कहीं पर भी मेडिसिन के बारे में नहीं लिखा। इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन लो, इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन लिखो, कहीं नहीं लिखा। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, फूड जितना आपका सिंपल होगा उतना इजीली, मतलब कि आपको कोई ज्यादा काम दे दे करने को तो आपको गुस्सा आता है ना, तो ऐसे आप स्टमक को बार बार आप मंचिंग किए जा रहे हो, है ना, हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मंच हो रहा है, तो आपका स्टमक आपको परेशान करेगा। नो, नो, यू शुड नॉट। कुछ लोग जैसे रात को सोते टाइम काफी खाने की ये तो बहुत खाते हैं। सोते समय क्या करते? सोने से पहले थोड़ी देर पीछे पानी पी लेंगे ऐसे। हम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं मैम हर 8-1 घंटे के बाद हम पानी पी रहे हैं, तो इट इज अ डिजीज। मेडिकल साइंस में पानी पीना बहुत अच्छा है। नहीं। मैम इसके लिए मैं तो कुछ नहीं सकता। जैसे गार्गी मैम बोलते हैं कि हर 2 घंटे बाद, जो भी न्यूट्रिशियंस होते हैं या डाइटिशियंस होते हैं वो बोलते हैं कि हर 2 घंटे के बाद खाना खाना, आप खाओ 2 घंटे के बाद खाना,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6-7 बजे के बाद खाएं। आप 4 मील कर लो, 3 की जगह 4 मील कर लो, 5 मील कर लो, बस करना। नंबर वन, वो मैं अभी करेक्ट करती हूँ। आपका एक क्वेश्चन था कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। वन ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ इज वाटर, ठीक है। एंड योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 60% वाटर, और जो हेल्दी है, मोटे हैं, उनमें वाटर एलिमेंट ही तो ज्यादा है। तो देखो, जब आप आटा गूंद रहे हो उसमें पानी है, सब्जी बना रहे हो उसमें पानी है, आपकी फ्रूट्स में 90% पानी है। जब आप खाना प्रॉपर खा रहे हो तो यू डोंट नीड टू ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर। when you need more water when you are sweating too much, ठीक है। आप गर्मी में जा रहे हो, यहाँ से मंडी हाउस पैदल चल के गए, तब आपको प्यास लगेगी, वो सही है। लेकिन 6 बजे के बाद ज्यादा प्यास लग रही है, रात को एसी में सो रहे हो फिर भी प्यास लग रही है, तो समझ जाना वो बंदा बीमार है। ये मेडिकल साइंस डायग्नोज नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये नेचर के विपरीत हो गया ना। ड्यूरिंग द डे आप, अभी तो हम एसी में बैठे हैं, पसीना नहीं आना चाहिए। आप देखना कुछ लोग बोलेंगे एसी में बैठ के भी पसीने आ गए, तो वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आने चाहिए। नहीं आने चाहिए भाई, हमारा आयुर्वेद कहता है। मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, ठीक है। अगर एसी में बैठ के भी पसीना आ रहा है तो ठीक नहीं है। दूसरा, हमें जरूरत से ज्यादा पसीना बहाना भी नहीं है। इट इज अ बॉडी वेस्ट, लेकिन बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड पीसेस कितनी बार जाते हैं, उसी प्रकार पसीना भी जो है, थोड़ा सा जितना वेस्ट है उतना ही निकलना चाहिए। आपके न्यूट्रिएंट्स या एसेंस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरी मम्मा तो जस्ट बाहर से चक्कर भी लगा के आ जाए तो पूरे गीले हो जाते हैं पसीने से। और आप तो तो जम्मू में रहते हो। मैम जम्मू में, श्रीनगर में थोड़ा मौसम ठीक होता है, जम्मू में तो जितनी दिल्ली में है ना उतनी गर्मी है इधर भी। तो फिर ठीक है, तो फिर पसीना इसलिए आता है, कोई बात नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आता है। आ रहे हैं विच इज नॉर्मल, तो शुगर की वजह से तो नहीं आता। इसके बारे में ना एडवांस स्टडी होगी तब हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता पाऊंगी। अभी ठीक आप है, बेसिक ओके सीख रहे हो ना, ओके ठीक है। मैम। हाँ बिल्कुल हो सकता है, डायबिटीज में हमारे में कहते हैं यंग डेफिशिएंट हो गया। यंग डेफिशिएंट होगा तो पसीना रात को आएगा, थोड़ा सा भी करने से आएगा। ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो आयुर्वेदा आपका लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए है, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। मेंटली आपको काम रखता है। अगर आप सनराइज से पहले उठ के बैठ रहे हो, डोंट डू एनीथिंग, पूजा पाठ मत करो, लेकिन अपनी स्पाइन को वर्टिकल पोजीशन में ले आओ। अब कभी ये सोचा है कि हमारा ह्यूमन स्पीसीज जो है इतने इंटेलिजेंट क्यों है, एनिमल्स क्यों नहीं है? उनका जो स्पाइन है हॉरिजॉन्टल है, ह्यूमंस का जो स्पाइन है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो चाइनीज ने कहा कि, बेसिकली आयुर्वेदा ने भी कहा कि 2 प्रकार की ऊर्जा है में, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, एक जिसको हम कहते हैं अर्थली एनर्जी। अर्थली एनर्जी क्या है? ग्रेविटी है। अगर आपकी बॉडी में ग्रेविटी इम्बैलेंस हो जाए तो शुशु बॉडी नहीं आएगी, है ना। और अगर ये आपका जो है दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं हेवनली एनर्जी। आपके यहाँ पे जो नर्व्स जो इम्पल्स जनरेट करता है, उसके लिए हम यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। यही कहा था ना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो नर्व्स को क्या चाहिए काम करने के लिए? इम्पल्स चाहिए ना। वो इम्पल्स कैसे जनरेट हो रही है? हम कॉस्मिक एनर्जी लेंगे। तो कॉस्मिक एनर्जी मींस हेवनली एनर्जी एंड अर्थली एनर्जी, दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए। हम लोगों की नहीं है, क्यों? क्योंकि हम वॉक पे जाते हैं तो पहले तो हम कान बंद कर लेते हैं,
म्यूजिक चला देते हैं, फिर ब्रांडेड इतने महंगे महंगे शूज पहनते हैं, है ना। नंगे पाँव मिट्टी में वॉक करोगे तो आपका जो है कॉस्मिक एनर्जी और अर्थली एनर्जी बैलेंस होगी। और किस समय करेंगे? इस समय करेंगे कोई फायदा नहीं है। हमारे पूरे दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जब आपकी हेवनली एनर्जी और अर्थली एनर्जी बैलेंस्ड होती है, जिसे हम कहते हैं संध्या। एक तो इवनिंग वाला होता है डॉन एंड डस्क। डॉन मॉर्निंग वाला होता है कि अभी पूरी तरह से सनराइज नहीं हुआ लेकिन अंधेरा छट रहा है, मीन्स न दिन है न रात है, जिसे कहते हैं आयुर्वेद में संधि काल। संधि समझते हैं? इक्वल, दोनों इक्वल। ऐसी इवनिंग में होता है। अभी गर्मियों में कब होता है? 6:30 और 7 के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 7 और 7:30 के बीच में, है ना। धूप तो चली गई, छाया है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ। ऐसे समय में जब आप नंगे पाँव गीली मिट्टी में वॉक करते हैं तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती। आज से 50-60 साल पहले हमारे जो पूर्वज होते थे बहुत मीठा खाते थे, उनको शुगर नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि जनरली शुगर जो है ना आपका, जब व्हेन यू गेट टू मच ऑफ स्ट्रेस, कोई शॉक लगे, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन में आ गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से देखना ऐसे लोगों को इस तरह से जिनके जीवन में होता है उनको एकदम से कुछ महीनों बाद शुगर हो जाती है। तो बेसिकली इट इज योर मेंटल स्ट्रेस। अब वो जो मेंटल जो इतना सारा आ रहा है उसको ग्राउंड करना है, अपनी बॉडी से निकालना है। कैसे निकालोगे? ग्रेविटी चाहिए ना, अर्थली एनर्जी चाहिए। अगर आपने शूज सॉक्स पहने कहाँ से आएगी? तो ये जो पैंट शर्ट है मैं भी पहनती हूँ टाइम के हिसाब से, बट ये वेस्टर्न है, हमारा नहीं है। वेस्टर्न में तो देखो ना, वहां पे है ही नहीं नेचर, बर्फ ही बर्फ है। हमारे पास नेचर है और हम शूज पहन के घूम रहे हैं। तो हमें कैसा पहनना चाहिए? चप्पल पहन के जाओ, मिट्टी में पैर होने दो। फिर पहले क्या करते थे पुरानी मूवीज में देखो, अपने घर आंगन में पहले क्या करते थे? अपने पैर धोते थे, मुंह धोते थे। अब देखो, पहले तो आप अर्थली एनर्जी बैलेंस किया, अब उसके बाद वाटर एनर्जी बैलेंस कर रहे हो बॉडी के अंदर, है ना। उसके बाद आप घर में घुस रहे हो, तो आप देखो आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस होगी। कि अर्थली एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस में रखती है और कॉस्मिक एनर्जी अर्थली एनर्जी को बैलेंस में रखती है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर। मैम इसमें इसमें दो चीजें जब हम बेयरफुट अगर वॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे एक्यूप्रेशर भी हो रहा है उस टाइम, है ना। अच्छा, दूसरी चीज उसके साथ साथ ही अगर हम ग्रीन पे करते हैं वो, तो क्या ये दोनों बहुत अच्छी सेम है? वो भी अर्थली एनर्जी है। कभी कभी जब हम ज्ञान चर्चा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है, पूरा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन क्या हमें दिखता है? आपको मैं सनफ्लावर सीड दूं और मैं बोलूं दिस इज अ सनफ्लावर, आप कहोगे नहीं, कहाँ से है? लेकिन उसी में से निकलेगा ना। तो पूरा ब्रह्मांड एक बीज में समाया है। इसलिए तो बाबा भोलेनाथ किसकी पूजा करते हैं? रुद्राक्ष की, या वो किसकी करते हैं? एशेस, एशेस लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि शून्य से ही जीवन शुरू होता है, और जब जीवन खत्म होता है तो वो शून्य हो जाता है। तो वो कहाँ है? रूट कहाँ है सबका? सीड में है। तो देखो सीड थेरेपी कितनी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। तो एक बीज में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जो घास है वो क्या है? अर्थली एनर्जी ही तो है। तो इट्स इक्वली गुड। बल्कि अगर आप मॉर्निंग में, गीली घास होती है सुबह सुबह 5 AM, आप घास के ऊपर चलोगे आपको अपनी आईज में फर्क नजर आएगा, आपका विजन इंप्रूव होगा। ओके, तो ये एक्यूप्रेशर इज बेसिकली द बैलेंस बिटवीन द हेवनली एनर्जी एंड द अर्थली एनर्जी। अर्थली एनर्जी क्या है? आपकी फिजिकल बॉडी। हेवनली एनर्जी क्या है? आपकी इंटेलेक्ट। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। एक खराब होगा तो दूसरा उसके साथ खराब होगा ही होगा।
है ना। अगर आपको सिवियर हेडेक है और मैं बोलूं आ जाओ मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ तो आपको मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिजिकल बॉडी फिट है तभी आप ज्ञान चर्चा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर मीन्स टू बैलेंस द हेवनली एनर्जी विद द अर्थली एनर्जी, और द बैलेंस बिटवीन योर मेंटल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी। ठीक है, और यही हमें आयुर्वेद या चाइनीज एक्यूप्रेशर सिखाते। क्लियर है? फिर चाइनीज सॉरी आयुर्वेदा ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना है वो 5 तत्वों से हुई। ठीक है, तो 5 तत्व पहले आप देखो, थोड़ा सा वेदों को मैं खोलना चाहूंगी क्योंकि बिल्कुल शुरू से शुरुआत की जाए तो अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना हम सबको पता है ब्रह्मा जी ने की। ठीक है, तो पहले जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? शून्य, है ना। शून्य मीन्स एक बीज के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अब जब आप उसको मिट्टी के अंदर डालोगे, पानी दोगे, सनलाइट आएगी, तब जाके उसमें लाइफ आएगी ना, तब तक तो आएगी नहीं। ठीक है, तो वो शून्य क्या थे कि अभी शिव और शक्ति जो है यूनाइटेड पोजीशन में, दिस इज हाउ बेसिकली वो सीड ही है या अंडा है जिसमें से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, फिर कहते हैं उसमें से एनर्जी निकल कर आई, तो चाइनीज ने उस एनर्जी को कहा कि एक यिंग है एक यांग है। यिंग क्या है? फिजिकल बॉडी है। यांग क्या है? कॉस्मिक एनर्जी है। हमने क्या कहा? हमने कहा एक शिव है एक शक्ति है, एक बॉडी है एक उसकी एनर्जी है। कैसे? आप सन और सनलाइट दोनों को डिफरेंट समझते हैं क्या? एक सनलाइट आपको संपूर्ण सूर्य की एनर्जी बता सकता है। आप से आपको सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संतों ने कभी कोई रॉकेट नहीं बनाया, उन्होंने सन रेस देखी और पूरे सन के बारे में लिख दी। 7 रेस है, 7 रेस को स्टडी कर लो, आपको सन के बारे में पता चल गया। दिस इज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शिव और शक्ति, चाइनीज ने उसी को यिन यांग कहा। फिर उन्होंने कहा कि अब जो है हम लोग अभी शून्य अवस्था में, अब शून्य अवस्था में तो अहंकार तो है ही नहीं। अब जब अहंकार नहीं है तो जिसमें अहंकार नहीं है वो ईश्वर स्वरूप, वो साक्षात शिव है, हाँ, यानी कि ईश्वर है। जब अहंकार आता है तो हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं। अभी भी आर यूनाइटेड। ठीक है, तो जब लाइफ शुरू होगी तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? सबसे पहला एलिमेंट है अहंकार। अहंकार का मतलब मैं। अब मैं जो है ईश्वर से सेपरेट हो गया। दिस इज हाउ लाइफ स्टार्ट्स। ठीक है, तो पहला तत्व आयुर्वेद में जो आपकी बुक्स में नहीं लिखा है वो है अहंकार। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। अब जिस जिस पार्टिकल में अहंकार होगा वो ईश्वर से अलग होता चला जाएगा, उसमें लाइफ आती चली जाएगी। लाइफ नहीं आ गई, बेसिकली उसकी जो इतनी जो ऊर्जा है ना वो एक बॉडी के अंदर समा गई। अब इस बॉडी में कितनी ऊर्जा आ सकती है? उतने में आपका मैं तैयार हो गया, जिसको हम कहते हैं ईगो। ठीक है, अहंकार। तो अहंकार से जो है पहले, अहंकार से पहले अंधकार। ठीक है, अंधकार से पहले आप ईश्वर के साथ यूनाइटेड हो। वो अहंकार में आए, अंधकार में आए, फिर जो है आपका महतत्व आता है कि आपका इंटेलेक्ट आया, और उसके बाद आपकी बॉडी का जो है संरचना शुरू हो जाती है। वहां पे आपके 5 फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये 5 फिजिकल एलिमेंट्स आ होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, पहले हम कहाँ से एनर्जी आ रही है? कॉस्मिक से एनर्जी आ रही है। तो रूट क्या है? हमारे अंदर जो है चेतना है, वो जो चेतना है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारी सोच है, वो क्या है? फिजिकल बॉडी है कि हेवनली बॉडी है? हेवनली बॉडी है ना। इज दैट विजिबल? बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड मी। आप इसको जोर से फेंक दो इसको। आई रिमेम्बर मेरे एक स्टूडेंट से ने मुझसे पूछा था कि आत्मा क्या होती है, इसका क्या प्रूफ है?
तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, डंडा उठाओ उसको पी दो। अगले दिन उसी कुर्सी पे आकर बैठ जाना, कुर्सी आपको कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है। और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा था, मैंने कहा अब इसको पीट के भी जाना, अगले दिन ये आपको क्लासरूम में घुसने नहीं देगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यू नो। तो चेतना है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स कहाँ से आ रही है? कॉन्शियस माइंड चेतना है। वी हैव अ फीलिंग। एनिमल्स में फीलिंग होती है, प्लांट्स में फीलिंग होती है ना, लेकिन इन चीजों में फीलिंग्स नहीं है। एक पत्थर में फीलिंग नहीं है। तो कहते हैं कि एक लाइफ जो है एक पत्थर में भी है। आप देखोगे झरने के नीचे एक बड़ा सा रॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा है, यू नो। अब पत्थर है ना, हार्ड है, और साथ में सनलाइट भी आती है, सर्दियों की भी आती है, गर्मियों की भी आती है। देखो हर मौसम की जो लाइट है ना, सन रेज है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है। तभी तो जो मेथी सर्दियों में उगती है वो गर्मियों में नहीं उगती, है ना। संतरा हमें गर्मियों में नहीं मिलता। खैर आजकल तो बहुत सारी गलत चीजें हो गई, लेकिन सीजन क्यों? क्योंकि सनलाइट फर्क है, उसकी एनर्जी का डिफरेंस है। तो अब उस पत्थर में जो है, और जितनी भी 6 सीजन है, सबकी एनर्जी उसके ऊपर आ रही है। पानी का झरना गिरा तो कुछ सालों बाद क्या होगा, वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टूटेगा, होता है ना ऐसा। अब वो मिनरल्स कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा बहकर। अब पानी में बहते हुए, अब वो फिजिकल एलिमेंट है, उसके पहले क्या था? वो अंधकार में था। ठीक है, धीरे धीरे जो है है तत्व, अहंकार, सारा वो प्रोसेसिंग हो गई है। अब वो अलग हो गया। अब देखो वो जो पत्थर है, जो शून्य है, अब वो पत्थर में से मिनरल्स टूट टूट के आ गए, उससे अलग हो गया। अब वो पानी में बहता हुआ जाएगा। ठीक है। अब उस पानी से क्या करेंगे हम? पेड़ पौधों की वो इरिगेशन करेंगे, हम भी प्यास बुझाएंगे। ठीक है। तो जिस जिसने वो पानी पिया, पेड़ पौधों में गया, वहां वहां लाइफ आई। तो अब वही जो है नर या मादा के उस बॉडी में जाएगा, तो आगे वही जीव रूप में जन्म भी ले लेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इन बातों को बहुत याद रखना, आगे डायग्नोस करने में हेल्प होगी आपको। आपको ये कहते हैं कि मेरी उस उंगली में जान ही नहीं है। मेरे पास एक अंकल आते थे, उनकी उंगली कट गई, उनको पता ही नहीं चला। वो बाद में पता चला कि जब उन्होंने खून देखा कि खून कहाँ से आ रहा। तो इसका मतलब वहां पे क्या है? शून्य की अवस्था है ना, शून्य की अवस्था है। अब आप शून्य की एनर्जी के अंदर जब फायर को इनलाइट करोगे तो वहां पे एनर्जी आ जाएगी। नहीं, वो डायबिटीज न्यूरोपैथी वाला केस था, सीवियर केस था, तो इसलिए उनको था। नंबनेस हो जाती है। नंबनेस क्या है? आपको फील ही नहीं होगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब वहां पे कॉन्शियसनेस, वहां पे एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हम डायग्नोस करते हैं। हमारे आयुर्वेदा में 5 नहीं 10 तत्व होते हैं। 10 तत्व के पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो है ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। आयुर्वेदा 4 युग होते हैं। चार युग कौन से होते हैं हम सबको पता है। देखो दिस इज द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। इसके बिना भी आप आयुर्वेदा पढ़ सकते हो, लेकिन बेसलेस होगा तो आपको आपकी हीलिंग में कभी भी फर्क नहीं आएगा। आपके हाथों में शफा तब आएगी जब आप अपनी चेतना को जगाओगे। ओके। तो ये ज्ञान होना जो है बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कौन कर रहे हैं? जन्म उसको कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो जब सतयुग था, तब जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म था, कहीं कोई पाप नहीं था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो आयुर्वेदा की वहां पे जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड को खोल लूं। अच्छा, ये स्क्रीन नहीं चल रहा, कोई फायदा नहीं है। आप लोग, अच्छा आप सब लोगों ने फोन पर किया हुआ है, ठीक है। तो चार युग मीन्स चार प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, एक ऊर्जा थी सतयुग की। ठीक है, सब एक आता है सतयुग, फिर उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आपका आता है द्वापर युग। मैम आपने जो भी बोला आयुर्वेदा में 10 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट अभी अपार्टमेंट मैं आपको 10 के 10 बताऊंगी, मेरे को सीक्वेंस से उस पर आने दें। फिर अब आ गया आपका कलयुग, कली का युग। ठीक है, इनको आप जो है मिलाकर इसे हम कहते हैं एक चतुर्युग, एक चतुर्युग। अब इस चतुर्युग में देयर आर 4 एनर्जीज। अगर 4 युग की बात होगी, 4 युग की बात होगी, तो ये 4 अलग अलग एनर्जीज हैं, दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप कलयुग में कहते हैं कि हम सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक वो करेंगे, नॉट पॉसिबल। आप जो है हिमालय पे चले जाओ और आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अभी ये लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं जिससे क्या होगा, लोगों का दिमाग और खराब होगा, नेगेटिव होगा। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हम कलयुग में रहते हैं, कलयुग के हिसाब से करना है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, फिर एक होता है चतुर कन्हैया। दोनों किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है। दो डिफरेंट युग है, तो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं कि नहीं है ना? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। कृष्ण ने भी बोला, और कलयुग के अंदर भी काफी संत आए, नानक ने बोला खाली पेट पूजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन्होंने नहीं बोला कि भी अब ये सारी जो व्रत वगैरह है, उन्होंने नहीं बोला कि ये मत करो, अगर आप खाली पेट हो तो आपको गुस्सा आएगा, आप ध्यान नहीं कर सकते। क्यों बोला? वो भी तो ईश्वर के अवतार थे, क्योंकि वो कलयुग में आए। कलयुग में ईश्वर हमें यही ज्ञान देने आए जिसको हम इग्नोर करते चले गए, हम सात्विक सात्विक करते चले गए। देव जी ने नहीं बोला कि प्याज लहसुन मत खाओ। प्याज लहसुन का त्याग तब किया जाता है, वो संतों के लिए कहा जाता है जब वो फिजिकली तैयार हो जाते हैं उस एनर्जी के साथ यूनाइट होने के लिए। और उस एनर्जी के साथ यूनाइट होने का मतलब है डेथ। हम चीजों को समझ नहीं गए और गलत जगह पे भटक गए। अब हर किसी को जो है वो कुंडलिनी जागृत करना है, बाद में पागल हो गए तो इट्स योर प्रॉब्लम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, है ना? तो दे आर 4 डिफरेंट एनर्जीज। तो सतयुग का मतलब है कि 100% धर्म था, किसी के मन में भी छल कपट नहीं था, किसी के दिमाग में अहंकार नहीं था। तो सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं गई थी, लेकिन खत्म भी नहीं होगी क्योंकि मृत्यु ही नहीं होती थी। इन लोगों की आयु हजारों हजारों मीन्स लाखों वर्ष भी होती थी, क्योंकि जब तक आप पाप नहीं कर रहे आपकी आयु नष्ट नहीं होगी। जब तक आप झूठ नहीं बोल रहे आपकी आयु नष्ट नहीं होगी। तो ये सतयुग था। ठीक है, अब सतयुग में फिर जो है, अब त्रेता युग में आए, तो त्रेता युग में जो है आपका जो है 75% धर्म था, 25% अधर्म, झूठ छल कपट सिर्फ इतना था। ठीक है, और नॉर्मली वो राक्षस लोग होते थे, वेम्पायर जिसको आप लोग बोलते हैं। फिर जब है उसके बाद द्वापर युग आया। ठीक है,
इसे समझने के बिना आप वात पित्त कफ भी नहीं समझ सकते, मैं बता रही हूँ। ये बहुत बेसिक है, इसके बिना आयुर्वेद नहीं समझ सकते। फिर जब द्वापर युग आया तो अब 50-50% हो गया। अब देखो ना, भाई भाई का दुश्मन हो गया, घर के अंदर कलेश हो गए, है ना। तो वो घर के अंदर आधे लोग तो धर्म के सपोर्ट में थे, आधे लोग अधर्म के सपोर्ट में थे, वो भी आधे लोग मजबूरी में, बंधन के अंदर, है ना, या जो भी रीजन है। 50%, 50-50 हो गया। ठीक है, तो देखो त्रेता युग में कौन थे? श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब वो मर्यादा आपकी त्रेता युग में नहीं चलेगी, तो अगर आप कलयुग में उसके साथ रह सकते हैं तो बताइए। मैं रह सकती हूँ, चलिए ठीक है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर अब कलयुग आया, अब कलयुग में क्या है? 25%। अब जब जब ये जो है 5% पर आएगा तो क्या होगा? आपका जो कलयुग है वो धीरे धीरे सतयुग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रलय नहीं आती। जब ये 71 टाइम्स आपका चतुर्युग होगा ना, उसके बाद प्रलय आती। तो हिंदू कैलेंडर को आप आज आप ना गूगल करना, तो वो बता देंगे कि अभी ये कौन सा चल रहा है। ठीक है, कि अभी कितने पेंडिंग है, उसके बाद प्रलय आएगी, तो अभी फिर से सतयुग आएगा। तो अभी देखो बहुत सारे लोग मर गए हैं, बल्क में जो है वार हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं। एक नेचुरल कैलेमिटी होती है और इतने एक शहर का शहर गायब हो जाता है। जंगल में मैम आग लगती है, जैसे कनाडा है, कनाडा के जितने भी जंगल हैं उनमें ऑटोमेटिकली आग लगती है, अपने आप लगती है। और वहाँ वो इतने टाइम से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए कि वो आग क्यों लग रहा है। तो जुलाई के लास्ट में लगती है आग, और ऑलमोस्ट सितंबर तक रहती है, अभी चल रहा है इस टाइम, और सब वैकेट हो जाता है, आसपास सारा सारा वैकेट हो जाता है। मतलब ऐसे जैसे अगर हम नॉर्मल देखेंगे, वहाँ पे जो AQI जो रहता है वो 2, 3, 4, 5 के आसपास रहता है। और जब ये ऐसे हो जाता है, इतना ज्यादा जब जंगल में आग लग जाती है, तो वो करीब करीब 10-15 के आसपास तक हो जाता है, और वो उस टाइम बिल्कुल सब कुछ बंद कर देते हैं। जो पूरी गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ बंद कर देती है, और उसको साफ होते 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 सितंबर अक्टूबर तक आता है। जब उनका फॉल शुरू हो जाता है, तब अक्टूबर में जाके वो क्लियर होना स्टार्ट होता है, लेकिन आज तक वो पता नहीं लग पाया कि वो आग लगती क्यों। मैं अभी इतना डेप्थ में नहीं जाती, अभी ओवरऑल ले लो, ठीक है। वो फिर क्लास खत्म ही नहीं होगी। अभी सिर्फ जितना आयुर्वेद में है सिर्फ उतना देख लो। अब ये जब 5% होगा, हाँ जी, 25% बचा ना सिर्फ धर्म, 75% आपके पाप, अधर्म ज्यादा हो गया ना, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो, है ना। तो अब ये जो और कम हो जाएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली कलयुग विल गेट कन्वर्टेड इनटू सतयुग, सतयुग आएगा। ठीक है, तो नाउ द स्टोरी इज कि आयुर्वेदा का जन्म जो है त्रेता में थोड़ा सा हुआ। और जब त्रेता में जो है कहते हैं कि सनत कुमार को जो है, सनत कुमार जो है 5 बालक समान है, इनकी कभी एज बढ़ती नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है, इनको जो है ब्रह्मा जी ने दिया, फिर इनसे इंद्र देव ने लिया, और इंद्र देव ने जो है महर्षि भारद्वाज, जो किताब है आपके पास, तो महर्षि भारद्वाज ने इंद्र से लिया। कब लिया? त्रेता के खत्म होने और द्वापर युग जब शुरू हो रहा था, कि अब जो है बीमारियां शुरू होंगी, क्योंकि अब लोग जो है घर घर में झूठ बोलेंगे, है ना। तो अब बीमारियां शुरू होंगी। तो देखो हमारे आयुर्वेदा जो एक्चुअल जो प्योर ग्रंथ है ना, उसके अंदर देखो बाद में ये जो आप सुनते हो ना, किताबें लिखी हुई हैं, इस बीमारी के लिए ये लो, इस बीमारी के लिए वो लो। उसके पहले एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रंथ है विच इज एट माई प्लेस, जिसे मैंने पढ़ा। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मेडिसिन, वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपके कर्माज होंगे वैसे वैसे आपकी हेल्थ होगी। अब ये कर्माज आपके पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, आपके माता पिता के भी हो सकते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं।
अब देखो आज आपको पता चल गया कि लॉन्ग जो है लंबी आयु कैसे हो सकती है। काजू बादाम खाने से नहीं होगी, करके देख लो, कर चुके हो सब कुछ। पेट फिर भी खराब होता है। ठीक है। तो जो है कलयुग में अब देखो, जब सबसे ज्यादा डिमांड आयुर्वेद की कहाँ है कलयुग में, तो सतयुग में तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो फ्यूचर को देख सकते थे, जिन्हें ये ज्ञान था, तो सनत कुमार को ये दे दिया गया। वहां से फिर इंद्र ने लिया, तो यहाँ पे तो टाइम पास हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है महर्षि भारद्वाज ने कहा भाई अब तो कलयुग आ रहा है, अब तो भाई धरती के अंदर इसकी जरूरत है। और लोग समझेंगे नहीं, इनको तो कुछ पीस के पिलाना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली आयुर्वेदा इज नॉट अबाउट मेडिसिन। और अगर आज की आयुर्वेदा की बात करें कलयुग के अंदर, कलयुग बहुत लंबा है ना। तो बहुत पुराने जो वैद्य होते थे, वो भी जो है अपनी जांघ पे रख के जब वो औषधि को पीसते थे, तो वो एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते थे। अब मंत्र क्या होते हैं, वो कैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो जब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब बताऊंगे। तो वो दे यूज टू बेयर द पेन, कि अगर मुझे इसका दुख हरना है, तो मुझे वो दुख अपनी बॉडी में फील करना पड़ेगा। वो वैद होते थे, वो शूज नहीं पहनते थे, वो नंगे पाँव रहते थे। क्योंकि भाई जो आप एनर्जी किसी की ले रहे हो, तो नीचे ग्रेविटी के थ्रू निकल जाना चाहिए ना। अब आप शूज पहन के बैठे हो, कैसे निकलेगा। तो आप देखो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो भी थेरेपिस्ट हैं, आप देखोगे वो खुद बहुत बीमार होते हैं। क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड है। आप मेरे अगर इतने में आ गए ना, अब एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो गई, तो हमारे में क्या करते थे, नमस्ते। और ऐसे पैर नहीं छूते थे भाई, वो दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं ना, वो करते थे, छूते नहीं थे। तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि इतनी प्योरिटी क्यों मेंटेन थी, और अब नहीं है तो क्या होगा। कोरोना हो जाता है, हम सबके सब घर के अंदर बंद हो जाते हैं, है ना। तो जो है आयुर्वेदा की डिमांड कब शुरू हुई यहाँ पे। और अभी भी उन्होंने कहा कि अगर हम मनुष्य को, हम मंद बुद्धि मनुष्य, कलयुग का प्राणी जो है मंद बुद्धि है। ठीक है। इनको आप बोलोगे तुम आज के बाद झूठ मत बोलना, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। चीटिंग करना बंद कर दो, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो बट द रियल कॉज फॉर ऑल योर डिजीजेस, आज आप याद कर लेना कि जब भी आपके मन में भेदभाव आएगा, आपकी एनर्जी में बैलेंस होगा। मेंटल एनर्जी में इम्बैलेंस हुआ तो फिजिकल बॉडी में ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं, देखो एक कॉस्मिक एनर्जी, एक अर्थली एनर्जी, दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग द एनर्जी। नहीं तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके अंदर नहीं है कॉस्मिक एनर्जी, इसमें लाइफ भी नहीं है। और ये यहाँ पे बहुत सारी वो हेवनली एनर्जी है, वहां पे आपको लाइफ नजर नहीं आती, उसके लिए बॉडी चाहिए, है ना। तो दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड रखना, अपने विचारों का भी और अपने भोजन का भी, तब जाके आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। नहीं तो और कोई भी कारण नहीं है। इसलिए जो बेस्ट थेरेपी है वो एक्यूप्रेशर है। और देखो कलयुग में इसी को जो है लोग ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये उनका मिसफॉर्चून है। जिसकी किस्मत जागेगी वो एक्यूप्रेशर में आएगा, सारे लोग नहीं आ सकते। चाहे ज्योतिष का ज्ञान है, अब ऊपर ऊपर से सब सीख के कुंडली देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी किसी को ये नहीं बताता कि भैया सुधर जा, तो उसका काम धंधा बंद हो जाएगा। उसको ये बोलो भी शनि की पूजा करने, तुम ये हवन कर लो, तुम यज्ञ कर लो। अब एक बात और, कलयुग में हवन और यज्ञ है ही नहीं। कलयुग में सिर्फ सिमरन ही नाम आधार है। ये नानक देव जी बोल करते हैं, सिर्फ सिमरन करो। साईं बाबा के आप उस पे जाते हो सीरियल में, वहां पे एक भी मूर्ति नहीं रखी। आप गुरुद्वारे जाते हो, वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रंथ की पूजा हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि अपना जो है कलयुग के हिसाब से, कलयुग में कोई हवन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट मेंटेन योर लाइफस्टाइल। अब देखो लाइफस्टाइल सिर्फ खाना और सोना नहीं है, खाते सोते तो जानवर भी है। वी आर डिफरेंट, है ना। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आज आपको समझ में आ गया होगा।
दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि हमारा लाइफस्टाइल बेस्ट हो। तो किसी भी युग हो, आप ना एक ज्ञान के ना उस लेवल पर आ जाते हो जब आपके ऊपर कोई भी युग, कोई भी प्लैनेट आपके ऊपर असर नहीं करता। तो वहां पे फिर सारी चीजें न्यूट्रल्स हो जाती। तो दिस इज ऑल अबाउट योर योगास। ठीक है, अब इसमें जो है आपकी एनर्जीज डिफरेंट है। सतयुग में पीपल वर वेरी टॉल, हम उनके आगे क्या है, बोने। शॉर्टेस्ट हाइट जो है कलयुग में है। ठीक है, तो एनर्जीज डिफरेंट है। तो आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सात्विक फूड जो है वो सतयुग में मिलेगा, कलयुग में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी में ही मिलावट है ना। तो द बेस्ट, नो क्वेश्चन इज स्टूपिड। बाहर की कंट्रीज होती है, वहाँ भी have very tall people still. और यहाँ पे definitely है इंडियन स्टाइल, वहाँ भी shortly है। सॉरी, यू वहां पे या उससे ज्यादा नहीं होगा कोई। people are very very tall. और अगर इंडियन हाइट देखें तो relatively short. अगर हम वैसे कलयुग की बात करें, नॉट इंडिया। देखो, अर्थ के अंदर भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एनर्जी है। इंडिया में भी आप देखोगे, आप नॉर्थ में जाते चले जाओ, दे आर शॉर्ट इन हाइट। आप साउथ में चले जाओ, दे आर टॉल इन हाइट। तो एनर्जी वैरी करता है। एक बॉडी के अंदर भी एनर्जी डिफरेंट है। यहाँ की एनर्जी डिफरेंट है, लोअर बॉडी की एनर्जी डिफरेंट है ना। ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नीचे से क्या हो रहा है, निकाल रहे हैं। दोनों की एनर्जी डिफरेंट है ना। बट एज कंपेयर, अगर कंपैरेटिवली हम युगास में देखेंगे तो दे वर द टॉलेस्ट एंड दे हैड अ लॉन्गेस्ट लाइफ। अब तो 40 के बाद कहते हैं तैयारी कर लो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। पिछले 10 साल से यही हो रहा है, उसके पहले नहीं था, है ना। 10 साल में ही हम समझ गए कि 40 साल की उम्र के लोग जा रहे हैं। सतयुग में मैम बोल कि कुछ 35-40 फीट तक हाइट होती थी। वो मैं नहीं बता सकती, वो आप गूगल करें, गूगल करें उसमें आता है, उसमें आता है। सतयुग 35-40 फीट। पर गूगल की नॉलेज में भी ना बहुत मिक्स है चीजें। मैं 52 फुट का राउंड। राम की हाइट जो बताते हैं वो 40 फीट के आसपास। एक जयपुर में भी ना एक किला है, ठीक है। किले में ना उसमें राजा की ना वो ड्रेस रखी टंगी हुई है। तो वो देखो कि वो मतलब कि होगा 7 फीट का राजा। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी हाइट कम होती जाएगी। चित्तौड़ की बात कर रहे हैं। मेरे को ना थोड़ा सा 7.5 फीट का था। हाँ। 25 किलो का तो सिर्फ वो अपनी उसकी ड्रेस पहनी जाती थी, और 25 किलो की उसकी तलवार थी, और उसका वेट जो था वो 150 किलो वो था। तो वो भी तो था एक। अभी क्या हो रहा है कि हम ना जीरो फिगर की तरफ भाग रहे हैं, एंड आई एम द ओनली वन हु इज टॉकिंग अगेंस्ट इट। क्योंकि आपके बोन्स को मसल्स चाहिए, फैट चाहिए। मैम आजकल वो एक कैप्सूल इंजेक्शन आ गया, तो आजकल आप अगर देखेंगे वो आई नो, वो जाना चाहता है, इंजेक्शन लेते हैं वो फैट जीरो कर देता है, स्किन बिल्कुल हटा देते हैं आपकी पूरी बॉडी से। लेकिन बहुत खतरनाक है, आपकी आयु कम हो जाती है। मुझे इन सब के बारे में मालूम है। ये आप बेसिकली, हाँ जी, ट्रीटमेंट करते हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, तो मैं अपनी आजकल में नहीं कर रही हूँ। बहुत पुराने पेशेंट आते हैं, उनको मना नहीं करती। लेकिन मैं जो जब मैं करती थी तो मैं पहले सुबह जो है ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, और मैंने आज तक जो है 3 करोड़ बार कर चुकी हूँ। तो अभी पूरे प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बन जाती है। बहुत शक्ति है मंत्र जाप। जब हम आकाश एलिमेंट पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी कि ये साउंड क्या करता है। अरे जैसे आपके जैसे के लिए वो मैं आगे बताने वाली हूँ। हाँ, आप अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे जब आप किसी को हाथ लगा लो, ठीक है। फिर नाभि, जब आपने किसी का ट्रीटमेंट कर लिया, मैंने ये सब कभी नहीं किया, ये तो मैंने अभी सीखा कि नाभि, आपकी नाभि है ना, नाभि के आगे आप ऐसे सीजर चलाओगे, कट कट कट, डस्ट डस्ट डस्ट, तो एनर्जी आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हाथ लगा रहे हो तब तो नहीं करोगे, करने के बाद ही करोगे।
करते हुए आप अपनी लेग्स को ऐसे क्रॉस करो, एक के ऊपर एक रख लोगे। नंगे पैर तक। नंगे पाँव की जरूरत नहीं है, पर मैं नॉर्मली स्लीपर्स पहनती हूँ, सैंडल्स वगैरह शूज नहीं पहनती हूँ, विंटर्स में पहन लेती हूँ जबकि। तो इस तरह से करो तो देखो संत जो होते हैं ना उनकी एनर्जी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो ना सब में ईश्वर को देखते हैं। हम अमीर और गरीब देखते हैं, गोरा काला देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी तो आप पीछे हमारे अंदर आती है, हम अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी करते हैं, पॉजिटिव है कहाँ। मैम एक चीज हो रहा है इसके अंदर, जैसे अगर जो पेशेंट आए, कई बार पेशेंट आता है जो आपको बिलीव करके वहाँ खड़ा होता है और वो अपना जो भी इलाज है वो कर पाता है। कई बार ऐसा होता है एक पेशेंट आता है जो चेक करता है, तो क्या उससे वो डबल एनर्जी ना नेगेटिव एनर्जी आती है या वो उसकी एनर्जी, अच्छा वो उसकी energy? आपको न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। देखो इसने ये ज्ञान दिया जाता है कि अगर आप किसी को हाथ लगा रहे हो ना, तो आपके अंदर फीलिंग्स न्यूट्रल होनी चाहिए। पता चले अपनी बीवी के ऊपर पूरे खुंदक निकाल दी, बच्चा आए तो जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं, एनर्जी बैलेंस तो हुआ नहीं ना। आपकी थॉट्स हैं, तो आपकी थॉट्स का न्यूट्रल होना जरूरी है। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसका किडनी फेलियर का था, उसका स्किन ऐसे हो गया था जैसे कीचड़ है, उसकी इतनी डायलिसिस हो चुके थे। पर मैं उसका ट्रीटमेंट बहुत आराम से उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि अगर मेरे अंदर भेदभाव आ जाता तो आज मेरा भी किडनी फेल हो गया होता। मैम इसी से रिलेटेड मेरा एक फ्रेंड है, उसका जो छोटी उम्र का है तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका। तो क्या इनमें से कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है? बेस्ट है जो मैंने किडनी बीन्स सिखाए थे ना, वो उससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लाइफ बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर तुम सही रहे तो 8-10 साल और लाइफ बचती है। ये केस मेरे मतलब एक दूसरा और फ्रेंड है उसके साथ भी हो चुका है। उसकी वाइफ का हुआ था 7-8 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट, उसकी डेथ कर गई, रिसेंट में ही डेथ हुई। आप ये करवा के बताना हमें कि कितना फर्क आया। अब देखो मैं कुछ बता रही थी, एक तो रिक्वेस्ट है, अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे कंप्लीट होने दो, लॉस इज योर्स। सीरियसली बताना चाह रही थी, मेरा मन भी किया कि स्टॉप करूं कि लेट मी कंप्लीट, अब मेरे दिमाग से गई बात। चलो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ आयुर्वेदा। आप आज आप लोगों को समझ में आ गया कि आयुर्वेदा है क्या, और क्या आपको ये समझ में आ गया कि इसके बिना आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे आयुर्वेदा के एलिमेंट्स जो फिजिकल बॉडी में होते हैं। आप लोगों के पास दो प्रकार की एनर्जीज हैं, ठीक है। एक जो आपकी एनर्जी है वो आपकी फिजिकल बॉडी की है, और एक एनर्जी जो है वो आपकी मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल जो कि आपको नेकेड आई से दिखती नहीं। एक फिजिकल है, एक मेटाफिजिकल है। एक्चुअली हमारा वो पीछे ना टीवी नहीं चल रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब फोन से देख रहे हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल बॉडी में आप समझोगे जो हम मन और आत्मा की बात करते हैं वो आपके बॉडी के ब्रेन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे काल हम कहते हैं, तो काल जो है आपके ब्रेन में सेरेबेलम है। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आपका जो ब्रेन का न्यूक्लियस है वो है आत्मा, ठीक है। लिखूंगी मैं आगे सब करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले तो फिजिकल बॉडी तैयार होती है, फिर उसके बाद आपकी मेटाफिजिकल इंटेलेक्ट आने लगता है, आपकी चेतना जागृत होती है, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी में जो है, देखो पहले एक पीरियड होता है जब हम माता के गर्भ में है ना,
तो वहां पे जीवन कैसे, ना हम पूरी तरह से जीवित है ना हम मृत्यु में, है ना, उसको हम बोलते हैं शून्य। वो शून्य जो है, इसकी इसकी एनर्जी को हम कहते हैं तम। आपके आयुर्वेद में इसे कहा गया तम, वो समय जब हम माता के गर्भ में थे, ठीक है, उसे हम कहते हैं तम। और इसकी एनर्जी है डार्कनेस, अंधेरा है ना वहां पे। हम ईश्वर से अलग हो गए तो हम भूल गए, हमारे पास अनंत ज्ञान था, हम सब भूल गए, हम डार्कनेस में आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्स्ट एलिमेंट जो आपकी बॉडी की करता है, अब इसमें थोड़ा सा मेडिकल साइंस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फर्स्ट एलिमेंट आपका आता है आकाश। आकाश इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडी। जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं कि पहले 3 लेयर्स आती हैं। जब बॉडी, जब माता के गर्भ में बॉडी बन रही है ना, ठीक है, तो फिजिकली वो मेडिकली मैं आपको मॉडर्न साइंस में बताऊं, देखो दोनों का सेम सेम बात है। वो कैसे बात कर रहे हैं, बिना चेतना के बात कर रहे हैं, उनके लिए सारी बॉडीज जो है वो मशीन से। हम कैसे बात कर रहे हैं, हम इमोशनल होके बात कर रहे हैं, सिर्फ ये भाव का फर्क है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देयर आर 3 डर्म लेयर्स, जिससे जो है बॉडी की संरचना होती है, ठीक है। जो आपकी आउटर बॉडी, कभी देखा कैसे बच्चा होता है ऐसे लिपटा हुआ होता है ना, ठीक है, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे एरो शेप में, इस शेप में होता है। फिर धीरे धीरे जो है जन्म होने के बाद जो है बच्चा लेटा रहता है, फिर पहले गर्दन उठाता है तो सर्वाइकल में कर्वेचर बन जाता है, ठीक है, फिर वो क्रॉल करता है, फिर उसकी नीचे लंबर में आ जाता है। नहीं तो जब वो माता के गर्भ में है तो वो एरो शेप में इस तरह से उसका स्पाइनल कॉर्ड है। तो बाहर वाली जो बॉडी है उसको मेडिकल साइंस में बोला एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म में आपकी स्किन आती है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। अब ये डार्कनेस वाली बात बता रही हूँ माता के गर्भ में, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है मीजोडर्म। मीजो मीन्स मिडल, इन बिटवीन, ठीक है, बीच वाली लेयर है, ये फैशिया जैसी है। फैशिया को हमने डिस्कस किया था ना जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो आपका फैशिया जो है इसमें मीजोडर्म, फिर एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी देयर आर ऑल द ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स यहाँ पर हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। डर्मा क्या होता है, स्किन की स्टडी होती है ना डर्मा में। तो आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज एक्टोडर्म, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन है, स्किन है। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्किन में प्रेशर करने से एक्यूप्रेशर हो सकता है, क्योंकि आपका स्किन जो है वो ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। फिर आया मेसोडर्म जो कि आपकी इनर बॉडी और आउटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तभी तो आपको पेन का महसूस होता है ना, नहीं तो आपको पेन का महसूस कैसे होगा, आपको सर्दी गर्मी पता ही नहीं चलेगी, है ना। तो मेसोडर्म जो है आउटर बॉडी और इनर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो आकाश है ये आपका एक्टोडर्म जैसा है, फर्स्ट एलिमेंट, फिजिकल बॉडी का फर्स्ट एलिमेंट आकाश, ठीक है। आकाश के बाद आता है वायु, मूवमेंट, इज ऑन द मूवमेंट। मूवमेंट नहीं होगा तो क्रिएशन नहीं होगा, है ना। और आकाश स्पेस भी है, स्पेस आपने कितना स्पेस लिया, कोई बहुत ज्यादा लंबा है तो उसने घंटे से लेके इतना स्पेस ले लिया, कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो उसने इतना ज्यादा स्पेस ले लिया। तो आपकी आउटर बॉडी कवरिंग जो है वो आकाश है, वो स्पेस है जो आपने लिया है अपने हिस्से का, ठीक है। और उसके अंदर मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं होगा।
कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया अग्नि। मैम वायु वाला एक बार बता। वायु इज मूवमेंट। तो ये फिजिकल, देखो फिजिकल के नीचे लिखा है मैंने, ये फिजिकल एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में। आकाश आउटर स्किन हो गया, ठीक है। वायु जो है, वायु आपको कैसे पता चलती है? टच से पता चलती है ना। तो अभी पंखा चल गया तो हमारे बाल हो गए, है ना। हमारी किसी ने चुन्नी ली होगी तो चुन्नी में मूवमेंट होगी, तो दिस मूवमेंट इज वायु। तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस मूवमेंट है। आपका हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, आप कंटिन्यूअसली इनहेल एक्सहेल कर रहे हो। तो ये सारी मूवमेंट्स, आपकी आईज कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रही है। जब आप बोलते हो तो आपके लिप्स में मूवमेंट है, टंग में मूवमेंट है, नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते, है ना। और ये इस मूवमेंट के लिए आपको स्पेस चाहिए। आप कोई मेरे मुंह को ऐसे लॉक कर दे तो क्या मैं बोल सकती हूँ? स्पेस खत्म हो गया, है ना। तो ये जो है इसी सीक्वेंस में आते हैं। अग्नि के बाद आई जल, वाटर एलिमेंट, लुब्रिकेशन, सॉफ्टनेस। कोई हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है, छोटी छोटी चीजों में भावुक हो जाता है, तो आपकी इमोशंस क्या है? वाटर एलिमेंट है। ओके, और उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, सनलाइट भी लेती है, वाटर की एनर्जी भी लेती है, देन शी गिव बर्थ, है ना। और जो भी सॉइल के अंदर मिनरल्स है उसको भी एब्जॉर्ब करती है, सबको मिलाती है, फिर वो एक नई जीव को जन्म देती है। ठीक है, तो अर्थ बेसिकली, अर्थली एलिमेंट क्या है? एब्जॉर्ब भी कर रहा है और उसको सिक्रीट भी कर रहा है। कैसे सिक्रीट कर रहा है? उसको आकार देके नई फॉर्म में, है ना। तो दैट इज योर पृथ्वी एलिमेंट। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट अब आपका मेटाफिजिकल हो गया, जो कि आपका ब्रेन का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं काल। काल का मतलब है, देखो कितना साइंटिफिक था, काल इज योर नर्वस सिस्टम। बताओ कैसे? गर्मियों में आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा ना, सर्दियों में गर्मियों का एहसास नहीं होगा। तो टाइम का डिफरेंशिएट आपको आपका नर्वस सिस्टम बता रहा है। मैंने एसी में 16 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, अब आपको लगेगा मुझे कोई शॉल मिल जाए। यू नो व्हेन आई गो टू मूवी पीवीआर, इतना एसी ऑन कर देते हैं, मुझे लगता है कुछ वार्मथ मिल जाए, यू नो, कि हम ले लें। तो मुझे कौन बता रहा है? नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम मुझे ना बताए और मैं अपने आप को वार्म ना करूं तो मेरी बॉडी बीमार हो जाएगी, है ना। तो 6 इज योर नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्व्स आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आ गए कि टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा हो गया। हमारी बॉडी को काम करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। इससे ज्यादा बॉडी के अंदर टेम्परेचर हुआ या इससे कम हो गया तो वी विल बी सिक, हम बीमार हो जाएंगे। तो उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें मैसेज मिलता है, कौन देगा? नर्वस सिस्टम देगा। भाई ठंड लग रही है, टेक द शॉल, है ना, या कुछ वार्म पहन लो, या क्या करते हैं हम, चाय या कॉफी पीने लग जाते हैं। तो ये सारा मैसेज आपको कौन देगा? नर्वस सिस्टम, विच इज द काल एलिमेंट। ओके, फिर आपका 7th आता है द बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, दिशा। किस दिशा में आपको जाना है? ठीक है, बॉडी के अंदर जो है, दिस इज योर सेरेबेलम। आपके ब्रेन में सेरेबेलम होता है, हाइंड ब्रेन में, यहाँ पे एक ऑर्गन है सेरेबेलम, जो आपकी बॉडी की बैलेंसिंग करता है। जब आप चलते हो तो गिरते नहीं हो, इम्बैलेंस नहीं होते। अगर आपके सेरेबेलम में प्रॉब्लम होगी, कोई ओवर ड्रंक हो गया, क्या कहते हैं जब बहुत ज्यादा पी लेता है, क्या कहते हैं उसको? हैंगओवर, हैंगओवर, है ना। अगले दिन He is experienced.
मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो पॉइंट इसकी जैसे मूवी में देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके चल गए, तो दिस इज द उस टाइम प्रॉब्लम तो विद द उसको ड्रंक ही सेरेब्रम। हुई, उस टाइम तो उसको ड्रंक ही हुई। अच्छा, ठीक है, अब मैं जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको समझो, जो मुझे नहीं सीखना मुझे मत बताओ। तो cerebellum is the balancing your body की when you are walking with your two steps, आपको हॉप करने की जरूरत नहीं है ना, आप लेफ्ट राइट स्टेप्स लेकर आप रिदम में वॉक कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस cerebellum जो आपके ब्रेन में यहाँ पर है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपका यहाँ पे ना आपका पॉन्स भी आता है, आपने खाना खाया तो आप उसको स्वेलो नहीं कर सकते पॉन्स के बिना, बाहर निकाल दोगे। जाना कहाँ है, अंदर। दिशा क्या है, दिशा उसकी ईसोफेगस है। PONS, आप च्यू नहीं कर सकते पॉन्स के बिना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन, सही दिशा में चीजों को लेकर जाना, हम वॉक सही दिशा में करें, पता चले घर की जगह किसी और के घर पहुंच गए, वो भी सेरेबेलम है। ओके, सही दिशा में चीजों को लेके जाना। देन एक एलिमेंट इज योर मन। मन इज दी, मैंने डबल एन लिखा है, नहीं तो मैन हो जाएगा। ओके, दिस इज दी ऑल योर सेंसेस। आपके पास दो प्रकार के सेंसेस होते हैं, एक होता है कर्मेंद्रिया, एक होता है इंद्रिया। सेंस ऑर्गन्स, इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सबको पता है ये, यहाँ पे किसी को नहीं पता है तो बता दो। देन वी हैव एक्शन ऑर्गन्स। इन दोनों को कंट्रोल करता है आपका मन। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर वो मन के कोऑर्डिनेशन में हो रही हैं तो सही है। लेकिन पता चले आप ना मेरी पढ़ाई करते करते यहाँ पे फोन पे ना श्रीदेवी को देख रहे हो, तो आप कितना समझोगे मेरा लेक्चर, है ना। और यहाँ क्या कर रहे हो, खाना खाते हुए सामने वायलेंस देख रहे हो, तो आपके पेट में भी वायलेंस ही होने वाला है। आपका डाइजेशन का रूट कॉज यही है, फोन कर वो खाना खाते हुए फोन पे गालियां दे रहे हो किसी को, काम ठीक से नहीं हुआ। आपका फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, टीवी स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। आपका फोकस खाने में ऐसे होना चाहिए कि आप उंगलियां चाटो, तब आपका डाइजेशन 100% होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होंगे, इट हैज टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद योर लिम्बिक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मन। मन बेसिकली क्या है, योर लिम्बिक सिस्टम। इसका कलर चेंज करके, दिस इज योर, आपके पास पेशेंट आए, आप उसे बोलोगे ना आई नीड टू ट्रीट योर लिम्बिक सिस्टम, वो कहेगा हाँ इसको आता है। अगर आप उसको बोलोगे, ये सब इसके सिनोनिम्स है, सेंस ऑर्गन्स, लिम्बिक सिस्टम। इस मन इज द कंट्रोलर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स एंड एक्शन ऑर्गन्स। इनके ये अगर मन के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। अगर इसके कोऑर्डिनेशन में काम नहीं होगा तो अच्छे से काम नहीं करेगी। उसी का एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर खाना खाते हुए आप सामने टीवी देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलता, या तो आप ओवर ईट कर जाओगे या आप अंडर ईट कर जाओ, और आपकी उसकी जो टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी क्या कहती है, अगर पेशेंट को बोलोगे तुम्हारा मन खराब है, मन ठीक करो, अगले दिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन इसी को अगर आप अंग्रेजी भाषा में बोल दोगे, यू नो, नाउअडेज थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच इज रियली फनी, कि एक साइंटिस्ट ने ना प्रूव कर दिया कि एकादशी के व्रत से आपके कैंसर सेल्स मरते हैं, तो अब आप ना बिलीव कर रहे हैं। अगर हम ये बोलेंगे हमारे संतों ने ऐसा कहा है, तो यू डोंट बिलीव दिस, इट इज अ बिग इंसल्ट, बिलीव मी, इट इज अ बिग इंसल्ट। मुझे बहुत फील होता, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। लेकिन देखो ना, मैं भी तो मन समझा रही हूँ कि इंग्लिश में ये होता है, नहीं तो शायद आप लोग भी नहीं सुनोगे।
दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हम कलयुग कहते हैं। ठीक है, तो आपके मन जो है आपकी, देखो आपकी चेतना का हिस्सा है ना, आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आपकी फीलिंग्स है, आपकी इमोशंस है। ठीक है, घर घुसे, आपको खुशबू आई, अरे आज छोले भटूरे बने, आपके चेहरे पे बिग स्माइल आ जाती है, तो मन यहाँ पे दिखता है। कभी किसी ने आपको ड्रेस दिया और आपका फेवरेट कलर का दिया, आपकी आईज एनलाइटेंड हो जाती है, आईज में स्पार्क आ जाते हैं, वाओ आई जस्ट लव दिस, तो वहां आपकी आंखों में आपका मन दिखता है। कभी आपने कोई गाना सुना और आप वो हो गए, क्या कहते हैं, पंचमुख। हाँ, तो यू नो वो अब आपके कानों में उस आवाज में मन दिखता है। तो मन को देखने का तरीका ये है ना। तो इसने मैंने लिखा सेंस ऑर्गन्स, योर आईज, योर ईयर, योर टेस्ट, योर स्किन। कोई आपको स्नैप करेगा, विल यू लाइक इट? लेकिन कोई अगर प्यार से ऐसे कर दे, मैं आकर आपको प्यार से ऐसे कर दूं, यू विल लाइक इट। भाव है ना, देखो दोनों स्नैप है ना, लेकिन दोनों का भाव अलग है। ये मन है। स्किन से पता चला, है ना, मम्मा के हाथ का खाना, खाना खाते ही पता चल जाता है। आप वाइफ को बोलते हो नहीं ये तो मम्मा ने बनाया, तेरे हाथ का नहीं हो सकता। तो स्वाद क्या बता रहा है, आपका मन बता रहा है ना। तो मन कहाँ पे दिखता है, सेंस ऑर्गन्स बता दी। एक्शन ऑर्गन्स कौन कौन से, आपका एंगल होल, आपकी 2 लेग्स 2 हैंड्स। ठीक है, तो गुस्से में आपके हाथ जोर से चलते हैं, किसी के पैर भी चलते हैं, भागना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको शुशु पॉटीज आने लग जाती, आउट ऑफ फियर होता है, नहीं होता। तो देखो आपके एक्शन ऑर्गन्स आपके मन की व्यथा बताता है। तो कई बार मन का इलाज करने से चीजें ठीक होती। ठीक है, फिर जो है 9th एलिमेंट आपका आ गया, आत्मा। ये जो है न्यूक्लाई ऑफ द ब्रेन है। आपके सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियस की वजह से हो रही है ना। तो आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज है इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन, आत्मा। ये आत्मा बहुत डीप चैप्टर है, इस पे अगर मैं घुस गई तो आज क्लास खत्म नहीं होगी। आत्मा को हम लोग पहचान नहीं पाते। एनर्जी तो मन भी है, एनर्जी तो आकाश भी है, नहीं एनर्जी नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं कह सकते। कह सकते हैं। परमात्मा के बहुत करीब है। देखो ये ना बहुत डीप आयुर्वेद है। आपकी जो बॉडी है ना, देयर आर 7 कवरिंग्स। वो 7 कवरिंग्स को कवर करोगे तब जाके आप आत्मा तक पहुंचोगे। तो इट्स अ डीप स्टडी। ये आयुर्वेदा की बहुत डीप स्टडी है, आत्मा तक तो हम पहुंचते ही नहीं। हाँ एनर्जी तो है, कॉस्मोस में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं ना, ये भी एनर्जी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन आत्मा को डिफाइन करना सीरियसली मुश्किल, यहाँ पे नहीं मैं कर सकती। अगर इन वर्ड्स अगर बोले आत्मा, इसको मैं कह रही हूँ कि गिव मी सम टाइम, बहुत ही सूक्ष्म है, इसका कोई फिजिकल आकार नहीं है। और ये आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के कण कण के अंदर है और आपको महसूस नहीं होता। आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके बैठी है, आप इसको मैं समझ गए, लेकिन उस आत्मा को पता है ये मैं नहीं हूं, मैं तो इसको चला रहा हूँ। जैसे वो कृष्ण रथ को चला गए ना,
तो ये आत्मा जो है उसको चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके अंदर वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होती, वो बैलेंस्ड रखती है अपने आप। वो जब तक शरीर में है आपकी सारी एक्टिविटीज होगी, वो शरीर से निकल जाएगी दूसरा शरीर धारण करने की, जिसका शरीर छोड़ देगी वो है ही नहीं, है ना। तो एक आप ये समझ सकते हो कि सन नहीं है लेकिन सनलाइट है। सनलाइट को आप, सन की जो रेज है वो आत्मा है धरती की, अगर वो धरती पर नहीं आएगी तो धरती पे कितने सारे काम हो गए, हमारा जीवन चल रहा है, वनस्पति का जीवन चल रहा है, कितने प्रकार की स्पीसीज है ना, कीड़े मकोड़े हैं, इतने पक्षी हैं, जानवर हैं, उन सब में है सनरेज से, है ना एनर्जी, इन सब में है कि नहीं है। जो भोजन आप खाते हो उसमें भी सनलाइट है, तो सनलाइट को धरती की आत्मा कह सकते हो। अब आप समझो आपकी बॉडी की आत्मा क्या है, समझ रहे हो। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रसन्न रहती है। परमानंद, परमानंद वो नहीं है कि आप दुरंधर देखे और खुश हो गए, है ना, वो तो कुछ दिनों तक रहेगी, खत्म हो जाएगी। वो परमानेंट है, वो आपकी बॉडी में कुछ समय के लिए है, लेकिन वो परमानेंट, वो थी, वो है, वो रहेगी। सनराइज, सनरेज आती रहेगी, पेड़ पौधे नया जन्म लेंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर पुराने होके खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, मन और बाकी एक्टिविटीज है, लेकिन वो सनलाइट तो युगों से आ रही है, कितने युग, चतुर्युग बीत गए, वो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, उसको हम आत्मा कहते हैं। इस तक हम कभी पूर्ण जीवन में पहुंच ही नहीं पाते, सिर्फ संत पहुंचते हैं और फिर वो मुक्ति, मुक्त हो जाते हैं। हम लोग तो फंसे हुए हैं। अभी देखना किसी ने गाली दी तो कैसे गुस्सा आता है, पूरा ज्ञान 1 मिनट के अंदर छू मंतर है। अभी 2-3 क्लास हो। आपके ना सर्टिफिकेट में ज्ञान चर्चा बहती होती रहेगी, जब हम डिप्लोमा में आते हैं फिर सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन इसके बिना आप कुछ सीख नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। ये एनर्जी है, कुछ बात नहीं बनती ये। अभी यिंग यांग को छोड़ दो, इंट्रोडक्शन दे, जब चाइनीज में आएंगे तब सीख। शिव शक्ति के बारे में बता। शक्ति को देखो, शिव में शक्ति है, शक्ति में शिव है। आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स भी हैं, मेरे अंदर मेल हार्मोन्स भी हैं, है ना, लेकिन मेरे अंदर मेल हार्मोन्स बहुत कम है, आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स बहुत कम है, लेकिन नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, आपकी ट्रेडिशनल बुक्स में लिखा है ये यिंग है, ये यांग है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी मैं कहूंगी हर चीज में यिंग भी है, यांग भी, बट ओवरऑल फिजिकल बॉडी यिंग है, जो आपकी चेतना है वो यांग, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब मैं आगे हम पहुंचेंगे ना तब मैं कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी प्योरली यिंग या प्योरली यांग नहीं होता, क्योंकि जब प्योरली यिंग या प्योरली यांग होगा तो लाइफ नहीं होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ खत्म करना चाहती हूँ। मैम, मैम, जीरो मैम, भी था ना, 0 to 9, अगर 0 को 1 करोगे तो 9 10 हो जाएगा। मैम, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, हाँ जी। वो मेटाफिजिकल है, जब हम माता के गर्भ में हो, अभी उसके बारे में और भी कुछ बताऊंगी तब, यस। अभी उसके, अभी आपने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया, अभी उसके एक एक तत्व के अंदर घुसेंगे, डोंट वरी। हाँ जी बेटा। मैं ये कह रही थी कि फीवर का जो आप बताई हैं, इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर और रिंग, उस सब पे लगाना है मेथी स्ट्रिप? यस बेटा, पित्त ज्वाइंट पे मतलब लगाया सारे पे नहीं, या किसी एक पे? सब मैं अब पे, लगाऊंगी सब। सब ओके, पे। ओके मैम। ओके मैम, मैम आप नोट्स दिखा दो, वो जो आप दिखाने वाली थी। कौन से नोट्स दिखाऊं?
खाने के लिए इंटेलिजेंट बच्चा का बताई थी ना, अब दिखाऊंगी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके। यस मैम। चलिए क्लास को यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म कर देती हूँ। मैं 10th में हम 10 0 करके लिखे